हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट। सुपर टेट की ये पहली क्लास है, शिक्षण कौशल और उनकी विधियाँ। देखिए, यूपी टेट का जो पेपर हुआ है वो समाप्त हो चुका है। अब इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा यूपी टेट का, वैसे ही नोटिफिकेशन एक देखने को मिलेगा भर्ती का, सुपर टेट का। ठीक ना? तो आप लोगों को तो पता ही हो गया होगा कि जो यूपी टेट का जो पेपर दिए हैं, आप लोगों का कितने मार्क्स आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज पहली क्लास जो है शिक्षण विधियाँ और उसके कौशल। तो आइए, और प्रत्येक ये समझ लीजिए, जो अब पेपर बन रहा है ना, वह जो बन रहा है पेपर, ऐसा पेपर बनाया जा रहा है कंसेप्ट पर आधारित, समझ आधारित प्रश्न बनाया जा रहा है। डायरेक्ट प्रश्न अब नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रहे। तो इसलिए आप लोग थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। जब तक थ्योरी नहीं समझ में आएगी, आपको अगर डायरेक्ट पेपर क्वेश्चन करा दिया जाए तो आप लोगों का जो नंबर है ना, वो नहीं आएगा, क्योंकि अब घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए थ्योरी बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं शिक्षण कौशल और उनकी विधियाँ कौन कौन सी होती है, उसकी प्रमुख विधियाँ क्या है, सबको जानेंगे। पहले देखते हैं हम शिक्षण। देखिए, शिक्षण को प्रभावित और रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण विधियाँ और शिक्षण कौशल दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। शिक्षण को कह रहा है कि शिक्षण को क्या बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण विधियाँ और शिक्षण कौशल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक ना? इसका तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग देखेंगे शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, कह रहा है शिक्षण विधि वह मार्ग या तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक सामग्री जो होती है, जो सामग्री होती है पाठ्यक्रम की, उसको क्या करता है, छात्रों तक पहुंचाता है। ठीक ना? शिक्षक क्या करता है, जो पाठ्यक्रम सामग्री होती है उसको छात्रों तक पहुंचाता है। और इन्हें मुख्य दो रूप में बांटा गया है, एक शिक्षक केंद्रित विधि होती है और एक बाल केंद्रित विधि। ठीक ना? तो आइए हम लोग पहले देखेंगे शिक्षक केंद्रित विधि में एक व्याख्यान विधि होती है और एक प्रदर्शन विधि। पूछा जाता है व्याख्यान विधि किस विधि का उदाहरण है, तो शिक्षक केंद्रीय विधि का। और ये भी पूछ सकता है प्रदर्शन विधि किस विधि का उदाहरण है, तो यह भी है शिक्षक केंद्रित विधि का। तो आइए शिक्षक केंद्रित विधि देखते हैं। इसमें व्याख्यान विधि। देखिए, व्याख्यान विधि होता क्या है, इनमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है और छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं। यह बड़ी कक्षाओं या किसी अन्य नए विषयों की पृष्ठभूमि बनाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक ना? जो व्याख्यान विधि होता है उसमें जो शिक्षक होता है वह मुख्य भूमिका निभाता है और जो छात्र होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं, सिर्फ सुनते हैं। ठीक ना? यह जो विधि होती है बड़ी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है और नए पृष्ठभूमि या विषय के बारे में जानकारी के लिए यह सबसे उपयोगी विधि होती है, व्याख्यान विधि। ठीक है? अब देखेंगे प्रदर्शन विधि क्या होता है। देखिए, जो प्रदर्शन विधि होता है इसमें देखकर सीखने पर आधारित होती है। ये विधि जो होती है देखकर सीखने पर आधारित होती है। जो प्रदर्शन विधि होती है ना, वह देख करके सीखने पर आधारित होती है। शिक्षक प्रयोग या मॉडल दिखाता है और छात्र उसका अवलोकन करते हैं। विज्ञान और भूगोल जैसे ये जो विषय है काफ़ी प्रभावी होती है। जैसे भूगोल में क्या होता है, मानचित्र जो होता है शिक्षक दिखाता है और बच्चे उसको देख करके अवलोकन करते हैं, सीखते हैं। ठीक ना? अब आइए बाल केंद्रित विधि क्या क्या होती है।
बाल केंद्रित विधि जो होती है इसमें एक आगमन विधि होती है, एक निगमन विधि होती है, परियोजना विधि होती है, खोज या ह्यूरिस्टिक विधि होती है, खेल विधि होती है, समस्या समाधान विधि होती है। इसमें जो बाल केंद्रित में इतने प्रकार की विधि होती है, आगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि। तो आइए हम पहले देखेंगे आगमन विधि क्या होता है। यह आगमन विधि क्या होता है, देखिए इसमें इसमें क्या है, इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं, ठीक ना। आगमन विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम। जैसे व्याकरण या गणित सिखाने के लिए सबसे श्रेष्ठ विधि होती है आगमन विधि जो होती है, यह जो है पहले उदाहरण फिर बाद में नियम बनाए जाते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम या सूत्र बताया जाता है, फिर उदाहरण बताया जाता है, उदाहरण को सिद्ध किया जाता है, ठीक ना। ये जो होता है निगमन विधि। निगमन में याद करने का तरीका, नि से नियम और नि से निगमन विधि, ठीक ना, एन। तो अगर एक विधि याद हो जाएगी तो आगमन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आगमन उसका उल्टा होता है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं परियोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। यह किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। छात्र वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। परियोजना विधि में क्या होता है, जो छात्र होते हैं वास्तविक जो समस्या होती है जीवन में उसको हल करने के लिए एक समूह में कार्य करते हैं, उसी को परियोजना विधि कहते हैं। और इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक है, ठीक ना। अब देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, जिसको खोज विधि भी बोलते हैं ह्यूरिस्टिक विधि को। इसके जो प्रतिपादक है, इसका जो विकास किए है, विकसित हुआ है यह आर्मस्ट्रांग के द्वारा, ठीक ना। इसमें छात्र को एक खोजकर्ता के रूप में रखा जाता है, जिससे उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है। ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है कि छात्र को एक खोजकर्ता के रूप में रखा जाता है, उसी से छात्र को कह दिया जाता है कि आप खोज करिए। तो जब खोज करेगा छात्र तो उसकी तार्किक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, ठीक ना। खेल विधि क्या होता है, फ्राबेल। खेल विधि किसने दिया है, फ्राबेल ने। इसके प्रतिपादक कौन है खेल विधि के, फ्राबेल, ये याद रखिएगा। और कौन हो सकते हैं, कुकरेल कुक, दोनों है, ठीक ना। तो फ्राबेल का ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों को खेल खेल में सिखाने की सबसे बेहतरीन विधि होती है, जो खेल विधि होती है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उसको खेल खेल में सिखाने में सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, क्योंकि बच्चा खेल खेल में सीखेगा तो वह अस्थायी सीख रहेगी, ठीक ना। और एक है समस्या समाधान विधि। तो देखिए जो समस्या समाधान विधि होती है, छात्रों के सामने एक वास्तविक समस्या रखी जाती है और वे वैज्ञानिक ढंग से उसका समाधान ढूंढते हैं। छात्रों के सामने एक क्या रखी जाती है, वास्तविक समस्या रखी जाती है, और वह समस्या जो होती है उसी को समस्या को बच्चे क्या करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से उसका समाधान ढूंढते हैं। उसी को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अर्थात समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि किसके अंतर्गत आती है, बाल केंद्रित आती है कि शिक्षक केंद्रित। तो ये जो आती है बाल केंद्रित आती है। ह्यूरिस्टिक जो खोज विधि भी क्या आती है, बाल केंद्रित आती है। और आगमन विधि भी बाल केंद्रित आती है, निगमन विधि भी बाल केंद्रित आती है, खेल विधि भी बाल केंद्रित आती है।
और एक परियोजना विधि है, वो भी बाल केंद्रित आती है, ठीक ना। तो ये सब बाल केंद्रित आती है। जो परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है बताइए? किलपैट्रिक है, ठीक ना। और देखिए, और ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के आर्मस्ट्रांग है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं प्रमुख शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल। देखिए, शिक्षण कौशल शिक्षक के व्यवहारों और क्रियाओं का वह समूह है जो शिक्षक जो कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाता है, जो क्या करता है, कक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाता है। आइए इसके बारे में जानेंगे। शिक्षण कौशल और उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं और विशेषता क्या होती है। तो देखिए, जो शिक्षण कौशल जो प्रस्तावना होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है प्रस्तावना का? पाठ शुरू करने से पहले आ जाएगा ना, हाँ। देखिए, प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य है, पाठ शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना और उसके अंदर उत्सुकता जागाना। प्रस्तावना में यही बात है कि उसके अंदर की जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, उत्सुकता है, उसको जगाना और पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना की बात किया जाता है प्रस्तावना कौशल में। अब प्रश्न कौशल में देखेंगे, जो प्रश्न कौशल होता है इसमें कक्षा में सही, स्पष्ट और तर्क संगत प्रश्न पूछना ताकि छात्रों की सोच क्या हो, सक्रिय हो सके। प्रश्नकरण कौशल जो होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें कक्षा में सही, स्पष्ट और तर्क संगत प्रश्न पूछना ताकि बच्चे का जो तर्क शक्ति है वह सक्रिय हो सके, उसकी जो सोच है विकसित हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं अब व्याख्यान विधि। देखिए, व्याख्यान कौशल क्या होता है? किसी कठिन संप्रत्यय को सरल शब्दों में शब्दों का उदाहरण के माध्यम से समझाना। व्याख्यान में क्या होता है, व्याख्या हम कर रहे हैं तो जो कठिन शब्द है, जो कठिन तरीके से बुक में लिखी गई है बातें, उसको हम सरल तरीके से आसान भाषा में समझा दे, वही होता है व्याख्यान कौशल, ठीक ना। और देखेंगे उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये क्या होता है? देखिए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो होता है छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव, हाव भाव और स्थान में बदलाव करना। उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रखने के लिए शिक्षक द्वारा अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव, हाव भाव और स्थान में बदलाव करना। मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो आवाज़ कभी तेज कभी कम ऐसे करते हैं और कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उसमें बच्चे को क्या ना हो, बोरिंग महसूस ना हो, ठीक ना। तभी ध्यान केंद्रित रहेगा। जब ध्यान केंद्रित रहेगा तब बच्चा आसानी से सीखेगा। बच्चा क्लास में बैठा है और आप ये कई बार और क्या क्या पढ़ा रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो और ध्यान नहीं दे रहे हो, बच्चा का ध्यान कहीं और है, तो क्या सीखेगा? कुछ नहीं। अब देखेंगे पुनर्बलन कौशल। यह पुनर्बलन कौशल क्या होता है? रेनफोर्समेंट स्किल। छात्रों के सही उत्तर देने पर उसकी प्रशंसा करना, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे या मुस्कुराना, जिससे उनका मनोबल बढ़े। करा जो छात्र होते हैं ना, पुनर्बलन कौशल में छात्रों के सही उत्तर जब दे रहे हैं, छात्र सही उत्तर दे रहे हैं तो उसको शाबाशी देना, वाह बेटा वाह, अच्छा बताए हो, मुस्कुरा दोगे तो उसके जो अंदर की जो डर होगी वह खत्म होगी, ठीक ना। बहुत अच्छा बेटा, तो उससे क्या होता है? छात्रों का मनोबल बढ़ता है। फिर छात्र पुनः उसको दोहराने के
कगार पर जाते हैं, अगली कुछ जो सीखना है उसको सीखेंगे, फिर मुझे शाबाशी मिलेगी, ठीक ना। तो ये होता है। अब अगला देखेंगे, श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या होता है। बोर्ड पर साफ, सुंदर और व्यवस्थित रूप से लिखना ताकि मुख्य बिंदु छात्रों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। श्यामपट्ट लेखन में क्या होता है, बोर्ड पर साफ, सुंदर और सुव्यवस्थित रूप से लिखना ताकि जो मुख्य बिंदु है छात्रों को स्पष्ट दिखाई दे। उसी में गोज देंगे, इस तरह गोज देंगे, गोजे हुए छोटा छोटा अक्षर लिख देंगे तो छात्र को जब दिखाइए नहीं देगा तो वह पढ़ेगा क्या। जब उसको साफ पता नहीं चलेगा क्या लिखे है सर जी तो क्या बताएगा वो, उसको समझ में कुछ आएगा ही नहीं। अब सातवां जो है कौशल, जो इसकी विशेषता होती है, दृष्टांत या उदाहरण कौशल। यह जो है अमूर्त या कठिन विचारों को समझाने के लिए चित्रों, कहानियों या वास्तविक वस्तुओं टेलम का प्रयोग करना होता है, ठीक ना। जो उदाहरण कौशल होता है या दृष्टांत कौशल में चित्र के माध्यम से जो कठिन वस्तु होती है, कठिन होता है, उसको चित्र के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या वास्तविक जीवन से जोड़ करके बताना ही दृष्टांत या उदाहरण कौशल कहलाता है। तो ये तो हमारा हुआ शिक्षण कौशल और शिक्षण की मुख्य विधियाँ। अब यहीं पर एक आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी, मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं, ठीक ना। कितने पक्ष बताए हैं, 3 पक्ष। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, इन्होंने शिक्षण के 3 पक्ष बताए हैं। यह 3 पक्ष कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। जो 3 पक्ष है, यह जो है इसको हम बोलते हैं 3H, मतलब एक H का मतलब हेड, एक H का मतलब हार्ट और H का मतलब हैंड, हाथ, ठीक ना। ब्लूम के अनुसार जो शिक्षण के 3 प्रकार 3 प्रकार बोलिए या पक्षों का विस्तृत वर्णन हम नीचे बताएंगे, ठीक ना। ब्लूम टैक्सोनॉमिक ने शिक्षण के कितने प्रकार बताए हैं, कितनी विधियां बताए हैं, कितने क्षेत्र बताए हैं, तो 3, हेड, हार्ट और हैंड। हेड का मतलब होता है संज्ञानात्मक पक्ष, ठीक ना। और हार्ट का मतलब होता है भावात्मक पक्ष, और हैंड का मतलब होता है शारीरिक या गत्यात्मक पक्ष। तो आइए हम लोग पहले देखेंगे संज्ञानात्मक पक्ष। शिक्षण कौशल के संज्ञानात्मक पक्ष जो बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दिया गया है। तो देखिए, जिसको हम हेड भी बोलते हैं, ध्यान रहे, कॉग्निटिव डोमेन। देखिए, यह पूरी तरह से बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, सोचने की शक्ति और समस्या समाधान से जुड़ा है। ब्लूम ने इसे सरल से कठिन के क्रम में 6 स्तर में बांटा है। ये सरल से कठिन के क्रम में 6 स्तर में बांटा है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्तर है। देखिए, ज्ञान है, बोध जिसको समझ भी बोलते हैं, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है और मूल्यांकन होता है। पहले इस क्वेश्चन आता है ब्लूम का, जो टैक्सोनॉमी ब्लूम जो है, इनकी 6 स्तर है, उसको एक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, एक क्रम में जब पता रहेगा तभी ना। पहले क्या आता है, ज्ञान, दूसरे पर बोध, तीसरे पर अनुप्रयोग, चौथे पर विश्लेषण और 5वें पर मूल्यांकन और 6वें पर संश्लेषण। तो देखिए, इसको हम जब जैसे करा लेंगे तुरंत क्वेश्चन भी कराएंगे, ध्यान रहे।
तो देखिए ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर बताए हैं ब्लूम ने। हेड जिसको बोलते हैं मस्तिष्क। तो इसमें जो 6 स्तर है, पहला ज्ञान है। ज्ञान का मतलब होता है तथ्यों, परिभाषाओं या सूत्रों को याद रखना, जैसे कोई नियम याद रखना है। और बोध का मतलब होता है समझ, सीखी गई बात का अर्थ समझना और उसकी व्याख्या करना। अनुप्रयोग जो होता है सीखे गए ज्ञान का नई या वास्तविक परिस्थितियों में उपयोग करना। और विश्लेषण क्या होता है, किसी जटिल सूचना या समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर समझना। विश्लेषण का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कठिन वर्ड है या कोई सूचना आई है या कोई समस्या है, तो उसको छोटे छोटे भाग में तोड़ करके समझना ही विश्लेषण कहलाता है। उसके बाद मूल्यांकन आता है, किसी विचार, वस्तु या निर्णय की उपयोगिता और शुद्धता की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, किसी विचार या वस्तु या निर्णय की जो उपयोगिता होती है और उसकी शुद्धता की जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक ना। और छठवां है संश्लेषण, जिसको बोलते हैं सृजन। अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक नया रूप या मौलिक विचार तैयार करना ही संश्लेषण कहलाता है। अलग अलग तत्वों को मिलाकर के एक नया रूप तैयार करना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण या सृजन कहलाता है। ठीक ना। ये तो हमारा हो गया संज्ञानात्मक पक्ष का, ब्लू टेक्सोनॉमी के द्वारा। ब्लू टेक्सोनॉमी ने संज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर दिए हैं। ठीक ना। कौन कौन से दिए हैं एक बार याद रखिए, ज्ञान, बोध, उसके बाद अनुप्रयोग और उसके बाद विश्लेषण है और मूल्यांकन है और संश्लेषण। ज्ञान, एक बार और याद करिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, संश्लेषण। ठीक ना। ये क्रम से याद करिएगा। अब आइए देखते हैं भावात्मक पक्ष, जिसको हृदय बोलते हैं। जो हृदय से निकली हुई बात वही भावात्मक पक्ष होती है। ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, यह पक्ष छात्रों की भावनाओं, दृष्टिकोण, मूल्यों और प्रेरणा के रुचियों से संबंधित है। इसमें बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके भी 5 मुख्य स्तर है। कितने स्तर हैं? 5 मुख्य स्तर है। कौन कौन से 5 मुख्य स्तर है? तो देखिए, पहले तो ये समझिए भावात्मक पक्ष होता क्या है। देखिए भावात्मक पक्ष में क्या होता है कि छात्रों की भावना, दृष्टिकोण, मूल्य, प्रेरणा और रुचियां संबंधित भावना होती है। ठीक है ना। इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी पर ध्यान दिया जाता है। इसके भी 5 स्तर होते हैं। देखिए 5 स्तर कौन कौन से होते हैं। एक आकलन होता है, जिसको आग्रह करना भी कहते हैं। एक अनुक्रिया होती है, एक मूल्य निरूपण होता है और एक संगठन होता है और एक चरित्रीकरण होता है। तो आइए देखते हैं उसको भी। देखिए, आकलन या आग्रह करना, किसी विचार या उद्दीपन को ध्यान से सुनना या स्वीकार करना ही क्या कहलाता है, आकलन या आग्रह कहलाता है। किसी विचार या उद्दीपन को ध्यान से सुनना ही या स्वीकार करना ही आकलन या आग्रह कहलाता है। अनुक्रिया क्या होती है, सुनी या देखी गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना ही अनुक्रिया कहलाता है। रिस्पॉन्स, मान लीजिए कुछ आप कहे तो सामने वाला भी कुछ आपको कहेगा। मान लीजिए तुम बहुत अच्छे लड़की हो, या तब तो कहे अच्छी बात है, कहे तुम बहुत बुरे, कैसे बुरा है, ऐसे कहे कैसे बुरा है, प्रतिक्रिया दे रहा है ना, वही हुआ।
और मूल्य निरूपण क्या होता है? किसी वस्तु या व्यवहार के महत्व को समझना और उसे स्वीकार करना ही क्या कहलाता है? मूल्य निरूपण कहलाता है। एक संगठन होता है, अलग अलग मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना और प्राथमिकता तय करना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। ठीक है ना? अलग अलग मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित करना और प्राथमिकता तय करना ही संगठन कहलाता है। चरित्रीकरण क्या है? उन मूल्यों को अपने जीवन का अस्थायी हिस्सा बना लेना जो आपके व्यवहार में दिखने लगे। कह रहा है उन मूल्यों को अपने जीवन का अस्थायी हिस्सा बना लेना जो आपके व्यवहार में दिखने लगे। ठीक है ना? उसे चरित्रीकरण कहते हैं। अब देखेंगे एक क्रियात्मक या मनोशारीरिक पक्ष, जिसको मनोगत्यात्मक भी पक्ष कहा जाता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार 3 पक्ष दिए गए थे: संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक या शारीरिक या मनोगत्यात्मक पक्ष। ठीक ना? जिसको हैंड कहा जाता है। अब संज्ञानात्मक पक्ष में कितने स्तर थे? 6 स्तर। भावात्मक पक्ष में 5 स्तर। ठीक ना? ये ध्यान रहे। तो आइए देखते हैं गत्यात्मक पक्ष क्या होता है। इससे गत्यात्मक या दिखाई दे रहा होगा ना? ठीक है, दिखाई देगा, आ जाएगा। इसे गत्यात्मक या कौशलात्मक पक्ष भी कहते हैं। यह शारीरिक गतिविधियों, अंगों के संचालन और तकनीकी कौशल जैसे लिखना, चित्र बनाना, टाइपिंग करना, नृत्य या प्रयोगशाला में प्रयोग करना से जुड़ा होता है। ठीक ना? इसके मुख्य स्तर भी होते हैं। 5 मुख्य स्तर होते हैं। सहज क्रियाएं, उद्दीपन जिसको कहते हैं, कार्य साधन, हस्त कौशल, नियंत्रण, अस्पष्टता और स्पष्ट अभिव्यक्ति, संयोजन भी बोलते हैं, स्वाभाविककरण। ठीक है? तो क्रियात्मक या मनो शारीरिक पक्ष क्या होता है? इसमें क्या होता है कि शरीर की जो गतिविधियां है, अंग है, ठीक ना, उसका संचालन करना एक तकनीकी कौशल के रूप में, जैसे लिखना, चित्र बनाना, टाइपिंग करना, नृत्य करना, प्रयोगशाला में प्रयोग करना, ये सब इससे जुड़े होते हैं। ठीक ना? देखिए, चित्र बनाना, लिखना, टाइपिंग करना, नृत्य या प्रयोगशाला में प्रयोग करना। आइए इसके देखते हैं। स्तर जो है, सहज क्रिया या उद्दीपन, किसी दूसरे काम को करते देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करना, इसको हम बोलते उद्दीपन। ठीक है ना? किसी दूसरे काम को करते देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करना ही सहज क्रियाएं कहलाती है। और कार्य साधन या हस्त कौशल क्या होता है? निर्देशों के आधार पर स्वयं हाथ से कार्य करने का प्रयास करना हस्त कौशल कहलाता है। नियंत्रण क्या होता है? या अस्पष्टता, बिना किसी की मदद के कार्य को शुद्धता और सटीकता से करना। ठीक ना? अस्पष्ट अभिव्यक्ति संयोजन क्या होता है? कई शारीरिक क्रियाओं के बीच तालमेल बिठाना, जैसे हारमोनियम बजाते हुए गाना। ठीक ना? संयोजन का मतलब होता है कि कई शारीरिक क्रियाओं के बीच तालमेल बैठाना, कई प्रकार की क्रियाओं के बीच तालमेल बैठाना ही अस्पष्ट अभिव्यक्ति या संयोजन कहलाता है। जैसे हारमोनियम को बजाने पर ताल बैठाना पड़ता है ना, किस तालमेल पर कौन सा आवाज़ निकालना है। और एक होता है स्वाभाविकीकरण।
कार्य में इतनी दक्षता हासिल कर लेना कि वह आपकी आदत या स्वभाव बन जाए, बिना सोचे समझे भी काम बिल्कुल सही होना। ठीक ना। तो ये हमारा हो गया आज का थ्योरी, और इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्यों को कितने मुख्य पक्षों में विभाजित किया गया है? तो बताइए, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के कितने मुख्य उद्देश्य है? तो कुल 3 है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक, या जिसको शारीरिक मनोशारीरिक बोलते हैं या क्रियात्मक बोलते हैं, जिसको हम 3S से डोनेट करते हैं। हेड, हार्ट और हैंड। ठीक ना। भावात्मक, ये ध्यान रहे, संज्ञानात्मक पहला होता है, दूसरा भावात्मक, तीसरा और क्या होता है? तीसरा जो होता है वह गत्यात्मक या क्रियात्मक या मनोशारीरिक, 3 होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निचला या प्रथम स्तर कौन सा है? हाँ, संज्ञानात्मक पक्ष में 6 स्तर थे ना, तो कह रहा है कि सबसे निचला क्या था? और या प्रथम स्तर का रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन जो फंसाने वाला दिया है, प्रथम स्तर जो था हमारा वह ज्ञान था। ठीक ना। सबसे निचला स्तर जो है वह विश्लेषण है। ठीक ना। नहीं, सबसे निचला स्तर संश्लेषण है, ये ध्यान रहे। सॉरी, सबसे निचला स्तर संश्लेषण है। विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण। ठीक ना। और सबसे प्रथम स्तर जो है वह ज्ञान है। ठीक ना। तो एक ज्ञान वाला सही हो जाएगा। तथ्यों को याद रखने की बात करता है। अगला देखेंगे। एक छात्र सीखे गए गणित के सूत्रों का उपयोग नए प्रश्नों को हल करने में करता है। ब्लूम के अनुसार यह संज्ञानात्मक पक्ष के किस स्तर को दर्शाता है? देखिए प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक छात्र है, वह गणित के सूत्रों का उपयोग नए प्रश्नों को हल करने में करता है। तो इसका मतलब है कि यह किस में जाएगा? अनुप्रयोग में। अनुप्रयोगों में बताया गया है ना कि सीखे गए ज्ञान या नियमों का कोई परिस्थितियों में व्यवहारिक उपयोग करना ही अनुप्रयोग कहलाता है। मान लीजिए आप कोई ज्ञान सीखे हुए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए कितना ज़बरदस्त है। ऐसे ही प्रश्न आता है तो आप लोग फंस जाते हैं। तो इसीलिए हम जितना टॉपिक कराएंगे, जितना हेडिंग कराएंगे, उसका हम क्वेश्चन तुरंत कराएंगे। तो देखिए जो कर है, सूत्रों का उपयोग नए प्रश्नों को हल करने में करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। अर्थ अनुप्रयोग। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, किसी कविता या कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना ब्लूम के किस स्तर के अंतर्गत आता है? कह रहा है किसी कविता या कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखने पर ब्लूम के किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ज्ञान में तो याद करना, ब्लूम में तो समझना, बोध मतलब अर्थ करना, मूल्यांकन में। कह रहा है कि सारांश अपने शब्दों में लिखना ब्लूम के किस स्तर के अंतर्गत आता है? जब समझेगा व्यक्ति तभी तो लिखेगा ना।
तो बोध अर्थात अर्थ ग्रहण करेगा तभी, ठीक ना। तो बोध में आ जाएगा। जब छात्र किसी विषय वस्तु को जो समझ कर अपने शब्दों में जब लिखेगा तो वही व्याख्या कहलाता है, वही बोध कहलाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2001 में एंडरसन और क्रथवाल द्वारा किए गए ब्लूम टेक्सोनॉमी के संशोधन में सर्वोच्च स्तर किसे माना गया है? मूल्यांकन, विश्लेषण, सृजन करना और अनुप्रयोग। तो देखिए एंडरसन और कैथवाल जो प्रयोग किए, संशोधन किए थे, उसमें उन्होंने सृजन को सर्वोच्च स्तर माना है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सृजन। इसीलिए देखिए मैं जो थ्योरी पढ़ाया हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कितना अच्छे टाइप से प्रश्न पूछा है। मैं जो प्रश्न लेता हूँ ताकि पेपर में डायरेक्ट पूछे जाए, घुमा फिरा कर प्रश्न आए तो भी हम आसानी से कर ले जाए। ब्लूम का भावात्मक पक्ष मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? ब्लूम का जो भावात्मक पक्ष है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भावात्मक पक्ष, ये ध्यान रहे, एक संज्ञानात्मक पक्ष था, एक भावात्मक। शारीरिक कौशल से, मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं से, छात्रों की रुचियों, संवेगों और मूल्यों से, और गत्यात्मक क्रियाओं से। तो जो भावात्मक पक्ष होता है हार्ट, उसमें क्या होता है कि रुचि, मन करता है तभी तो करते हैं, अच्छा लगता है, भाव मिलता है तभी ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जिसमें बच्चों के दृष्टिकोण, भावनाओं और आदतों का विकास होता है, ठीक ना, वही भावात्मक पक्ष होता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर ब्लूम के मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चारित्रिकरण, स्वाभाविकीकरण, संगठन, अनुक्रिया। कह रहा है कि मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष, या जिसको गत्यात्मक पक्ष भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत आता है। ये जो आता है स्वाभाविकीकरण, स्वाभाविकीकरण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 8वां, किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनके आंतरिक संबंधों को समझना क्या कहलाता है? जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विश्लेषण कहेंगे ना। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो प्रश्न कितना भी घुमा दे आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, विभिन्न बिखरे हुए तत्वों या विचारों को मिलाकर एक नया और मौलिक रूप देना क्या कहलाता है? कह रहा विभिन्न बिखरे हुए तत्व, मतलब इधर अभी उधर फैले हुए तत्व है, उसको मिलाकर के एक नया मौलिक तत्व रूप देना क्या कहलाता है? सृजन या संश्लेषण, ध्यान रहे, ठीक ना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अनुसार 3H का सही रूप क्या या फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए एक का होता है हेड, एक का होता है हार्ट और एक का होता है हैंड। तो हेड, हार्ट, हैंड, तो बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। हेड का मतलब होता है संज्ञानात्मक, हार्ट का मतलब होता है भावात्मक, और हैंड का मतलब होता है शारीरिक या क्रियात्मक या गत्यात्मक, ठीक ना। तो देखिए आज की जो टॉपिक थी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जिसको हम बहुत बेहतर तरीके से समझाए हैं। अगर नहीं समझ में आया तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि सुपर टेट है, यूपी टेट की तरह नहीं होगा। अच्छे खासे लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुपर टेट तो बहुत आसान लेवल का था, अरे सॉरी,
टेट जो था बहुत आसान था, बस ईबीएस सेक्शन और एसएसटी सेक्शन जो था और इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा मतलब उतना भी कठिन नहीं था, जो मॉडरेट कहते हैं मीडियम में, मीडियम से भी सरल था, बस पढ़ के समझने की बात थी। आप पूरा जो है सीटेट लेवल के आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे, बस थोड़ा थोड़ा छुए गए थे यूपी टेट से। तो अब इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए वीडियो को अब हम समाप्त करते हैं, समय हो गया है। अब कल मिलेंगे 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।